सभी को नमस्कार और जय हिंद। तो कल हमने फ्रांस की कंपनी को पूरी तरह से पढ़ लिया था। तो आज हमें क्या पढ़ना है? तो आज हमें पढ़ना है अंग्रेज की, यानी अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापना करके आती है, वो आखिर कैसे स्थापना होता है, उसकी थोड़ी सी कहानियां है, वो हम पीछे से चल लेते हैं। बात है कब की? 1599 ईस्वी की बात है। ये 1599 ईस्वी में कहाँ में? इंग्लैंड में। तो इस समय यहाँ का राजा कौन हो सकता है? आप सोच करके देखिएगा, क्योंकि हमने बताया था कि 1556 ईस्वी में किसका युद्ध हुआ था? तो पानीपत का युद्ध हुआ था। तो पानीपत के युद्ध में क्या हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध, जिसमें अकबर के क्या हुआ था? अकबर हेमू को क्या कर दिया था? हरा दिया था। और मुगल साम्राज्य कौन बन गया था? ये अकबर बन गया था। और इसकी मृत्यु कब होती है? तो 1605 ईस्वी में। तो आप देख सकते हैं कि 1599 ईस्वी यहाँ है। तो 1599 ईस्वी बीच में पड़ रहा है। तो यहाँ का शासक कौन हो सकता है इंडिया में? तो इंडिया में शासक कौन था? अकबर था। बात है क्या कि उससे पहले हम 1498 ईस्वी को देख लेते हैं। तो 1498 ईस्वी में पुर्तगाल इंडिया में आ चुका था, आ चुका था। और पुर्तगाल यूरोप का एक देश है। तो यूरोप के ऊपर में आप जाइएगा, यानी पुर्तगाल के आप ऊपर में जाइएगा तो ऊपर में ही है फ्रांस है। फिर उसके बाद ऊपर में और जाइएगा तो अब क्या मिलेगा? वहां पे आपको इंग्लैंड मिलेगा। तो आप जानते हैं कि ये बगल में देश है, यानी पुर्तगाल के सब ये आसपास वाले देश हैं। तो पड़ोसी हुए। और पड़ोसी में ये तो देखा देखी होता ही है कि फलना आदमी ये काम कर रहा है तो हम भी काम ये करेंगे। तो पुर्तगाल जो था इंडिया से व्यापार कर रहा था, तो उसी देखा देखा हिस्ट्री में क्या होता है कि ये अंग्रेज भी जो है, यानी अंग्रेज के लोग जो हैं वो भी इंडिया से व्यापार करने के लिए मन बनाते हैं। तो मन बनाने के लिए क्या करते हैं कि व्यापारिक का कुछ समूह, यानी कई 100-200 लोग क्या करते हैं कि एक संगठन बनाते हैं। उस संगठन का नाम क्या देते हैं? तो उस संगठन का नाम देते हैं मर्चेंट ऑफ एडवेंचर। उस संगठन का नाम क्या देते हैं? तो उस संगठन का नाम देते हैं मर्चेंट ऑफ एडवेंचर। अब यही संगठन जो है महारानी एलिजाबेथ, यानी उस समय वहां की रानी कौन थी? तो महारानी एलिजाबेथ थी, महारानी एलिजाबेथ। ठीक है, कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। तो उस समय की रानी कौन है? महारानी एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ क्या करती है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या करती है? स्थापना करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या करती है? वो स्थापना कर लेती है। ठीक है, अब देखिएगा, कंपनी का स्थापना हो चुका है। और कंपनी का स्थापना हो चुका है तो इसका मकसद क्या था? तो मकसद था यही कि इंडिया में जा करके व्यापार करना है। तो वही महारानी एलिजाबेथ जो थी, ये 15 वर्षों के लिए इसे व्यापार का अधिकार देती है, यानी व्यापार का जा करके आप क्या कर सकते हैं? 15 वर्षों के लिए आप कर सकते हैं। किसे देती है? यही जो कंपनी बनाती है उसे देती है कि आप 15 वर्षों के लिए व्यापार वहां जा करके कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ वहां से तो मान्यता मिल जाता है। लेकिन बात अब आती है कि अब इंडिया में जब आया, तो इंडिया में आएगा तो पहले तो यहाँ से, यहाँ के राजा जो है वहां से अनुमति लेना पड़ेगा। और 1605 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है? यहाँ इंडिया में 1605 ईस्वी में अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद अकबर के बाद कौन बनता है शासक? तो अकबर के बाद बनता है कौन? जहांगीर। ठीक है, ये जहांगीर कौन है? तो ये अकबर का बेटा है। ये मुगल साम्राज्य की गद्दी पर क्या करता है? ये बैठ जाता है। तो कब बैठ रहा है? ये 1605 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की गद्दी पर क्या होता है? ये बैठ जाता है। ठीक है, अब बैठ जाता है तो 1608 ईस्वी में, ठीक है, यानी 1608 ईस्वी 3 साल के बाद, ठीक है, 3 साल के बाद क्या होता है कि अंग्रेज का एक दूत, दूत समझते हैं, जो राजा के द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, तो 15 ये 1608 ईस्वी में, कब? 1608 ईस्वी में अकबर का बेटा कौन है? जहांगीर। ये जहांगीर के दरबार में कौन आ रहा है? यही आ रहा है कैप्टन हॉकिंस। कौन आ रहा है? कैप्टन हॉकिंस आता है। ये कैप्टन हॉकिंस कहाँ आता है? तो कभी कभी ये भी पूछ दिए जाते हैं कि कैप्टन हॉकिंस जो जहांगीर के दरबार में मिला था तो कहाँ मिला था? तो कैप्टन हॉकिंस देखिए, ये इंडिया है, ये हमारा इंडिया है और आया था इधर से। तो ये मिलता है कहाँ? ये आगरा के दरबार में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? तो ये आगरा के दरबार में कैप्टन हॉकिंस क्या होता है? मिलता है। और कैप्टन हॉकिंस तो जो था, ये इंग्लिश भी अच्छे से बोल लेता था। और उसके बाद क्योंकि अंग्रेज तो था ही, तो इंग्लिश तो बोलेगा ही, लेकिन फारसी भी साथ साथ बहुत अच्छे से बोल लेता था। और उस समय भारत में जो जहांगीर के दरबार में जो भाषा जो चलते थे, यानी मुगल साम्राज्य की जो भाषा जो थी वो फारसी ही थी। और बहुत अच्छे फारसी बोल लेता था। और इंडिया में जब आया तो जहांगीर से ये फारसी में ही बात कर रहा था। ठीक है, तो जहांगीर इससे काफी इंप्रेस हो गया, बोला कि वाह क्या बात है, ये हमारे भाषा में अब बात कर रहा है। जैसे में आप मान करके चलिए कि कोई विदेशी लोग
हमारे भाषा में बात करें तो हम उससे काफी इंप्रेस हो जाते हैं कि देखो यह हमारी भाषा बोल रहा है। तो वही अकबर के दरबार में ये कैप्टन हॉकिंस आता है और कैप्टन हॉकिंस फारसी में ही जहांगीर से क्या करता है, बात करता है। तो इससे खुश होकर कौन, जहांगीर खुश होकर इससे क्या बोलता है, इंग्लिश खा की उपाधि देता है। किससे, ये जहांगीर को, जहांगीर देता है, किसे देता है, ये कैप्टन हॉकिंस को देता है, इंग्लिश खा की उपाधि देता है, ठीक है। और 400 का मनसब प्रदान करता है। अब लोगों को लगा कि ये मनसब क्या होता है, जैसे में कई सिपाहियों का एक संगठन होता था जिसे एक मनसब कहा जाता था, और वही कई कई सिपाहियों को मिला करके क्या कहा जाता था, एक मनसब कहा जाता था। तो उसी तरह क्या हो गया, ये 400 मनसब किसे दिया, ये 400 मनसब दिया, ये कैप्टन हॉकिंस को दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद इसे वेतन कितना दे रहा था, तो उस समय वेतन इसे 30,000 रुपये देता था। कितना, 30,000। लेकिन ये सब चीज हम कहानियों में सिर्फ ऐसे ही बता रहे हैं, सिर्फ एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, एग्जाम में क्या पूछे जाएंगे कि कभी कभी ये भी पूछ दिए जाते हैं ना कि जो कैप्टन हॉकिंस इंडिया में आया था तो उस समय जहाज का कौन सा जहाज उसे इस्तेमाल किया था, यानी जो इंडिया में आया था तो जहाज का नाम क्या था, तो उस जहाज का नाम था हेक्टर। उस जहाज का नाम क्या था, हेक्टर था। कब आया था, तो 1608 ईस्वी में। ये कहाँ आया था, ये जहांगीर के दरबार में आ गया था, ठीक है। क्यों आया था, इसलिए आया था ना ताकि व्यापार की अनुमति लेने के लिए, यानी फैक्ट्री खोलने के लिए क्या किया था, अनुमति मांगने के लिए आया था। लेकिन इसे अनुमति नहीं मिलती है। अनुमति नहीं मिलने के पीछे रीजन क्या होते हैं, रीजन यही होते हैं कि इस समय हम आपको बता रहे हैं कि पुर्तगाली जो था, पुर्तगाली जो था, पुर्तगाली इसके कान में कुछ कहता है, कान में कहा फूसी कर देता है कि ये ऐसे है वो ऐसे है, यानी एक दुश्मनी का भाव लिए हुए है। क्योंकि जब जान रहा है कि ये हमारे साथ व्यापार करेगा, तो व्यापार करेगा तो कुछ व्यापार में हम रहेंगे या कुछ हिसाब में हम रहेंगे, कुछ हिसाब में ये रहेगा, तो व्यापार तो हमें पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, यानी प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगा, एक अधिकार तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इसे दुश्मन मानते हुए ये किसे दरबार में, ये जहांगीर के दरबार में क्या करता है, शिकायत करता है कि उसे आप अनुमति ना दीजिए, ठीक है। तो यहां तक तो उसे अनुमति नहीं मिलती है। लेकिन बात क्या है कि 1612 ईस्वी की बात है। ये 1612 ईस्वी स्वाबल्ली, स्वाबल्ली, ये स्वाबल्ली कहाँ पड़ता है, तो ये सूरत में ही पड़ता है, ठीक है। ये स्वाबल्ली में क्या होता है कि एक युद्ध होता है, किसके किसके बीच होता है, तो यही पुर्तगाल और किसके बीच, अंग्रेज के बीच में एक युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है कि पुर्तगाल की हार हो जाती है। तो अंग्रेज जो था क्या हो गया, जीत चुका है। जब अंग्रेज जीत जाता है तो जहांगीर जो था इससे और इम्प्रेस हो गया। इम्प्रेस इसलिए हो गया कि अच्छा ये तो पुर्तगाल से ज्यादा शक्तिशाली है, तब तो इसे हरा दिया पुर्तगाल को, कौन, अंग्रेज हरा दिया। तो अब इससे इम्प्रेस हो जाता है, और जो इसे अनुमति नहीं मिल रहा था फैक्ट्री खोलने का, इससे 1613 ईस्वी में क्या हो जाता है कि फैक्ट्री खोलने का अनुमति मिल जाता है। कहाँ में मिलता है, तो ये सूरत में मिल जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाते हैं कि अंग्रेज ने अपने प्रथम जो कारखाना खोला था वो कहाँ खोला था, तो वो सूरत में खोला था, ठीक है। अब एक बात और आ जाते हैं कि जैसे में ये स्वाबल्ली का जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच, पुर्तगाल और अंग्रेज के बीच में हुआ था। तो पुर्तगाल का प्रमुख कौन था उस समय, प्रमुख को ये अंग्रेज का प्रमुख कौन था, तो उस समय जो प्रमुख था वो था थॉमस बेस्ट। कौन था, थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया था, और स्वाबल्ली का युद्ध में क्या हुआ था, अंग्रेज विजयी हुआ था। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात और बताते चलते हैं कि जैसे में 1600 ये 13 ईस्वी में सूरत में क्या करता है, अपना फैक्ट्री अस्थाई क्या कर देता है, लगा देता है। लेकिन उससे पहले यानी 1611 ईस्वी में क्या होता है कि ये मसूलीपट्टनम में, ये मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है, तो ये मसूलीपट्टनम पड़ जाता है आपको आंध्र प्रदेश में। 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में क्या करता है कि ये अस्थायी कारखाना पहले ही लगा चुका होता है। लेकिन अस्थायी कारखाना की अगर बात करें ना, तो अस्थायी कारखाना सूरत में लगाता है। कहाँ पे, सूरत में लगाता है। और कब लगाता है, तो 1613 ईस्वी में लगाता है। यहाँ तक तो आपको पूरी तरह से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होती है कि फिर ये क्या होता है कि ये चला जाता है, कौन चला जाता है, ये कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार से क्या हो जाता है, चला जाता है। फिर कहानियां एक बनती है, ये भी बताया जाता है कि आर्मेनिया की लड़की से विवाह करता है। विवाह करने का रीजन क्या था कि उस समय ये प्रचलन थे ना कि जैसे में
जो आपके दुश्मन है वो आपके खाने में क्या कर सकते हैं, जहर दे करके मार सकते हैं। तो इसीलिए जहांगीर के सुझाव से क्या हुआ था कि आर्मेनिया की एक लड़की थी, उससे विवाह कर लिया था। कौन कर लिया था? तो कैप्टन हॉकिंस। ताकि विवाह कर लेगी तो खाना बना करके वो देगी, और खाना बना करके देगी तो जहर की जो संभावना है, जो दुश्मन लोग है वो नहीं दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो खुद से बना करके देगी, यानी अपने लोग बना करके देंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब क्या होती है कि 1615 ईस्वी की बात है। कब की बात है? तो 1615 ईस्वी की बात है। 1615 ईस्वी में एक और दूत आता है इंग्लैंड का, ठीक है। 1615 ईस्वी में एक और दूत आता है। कौन? इंग्लैंड का आता है। उसका नाम क्या था? टॉमस रो, ठीक है। अब ये टॉमस रो किसके दरबार में आ रहा है? तो अभी भी यहाँ का शासक कौन ही है? जहांगीर ही है। ये टॉमस रो किसके दरबार में आ रहा है? तो ये जहांगीर के दरबार में आ रहा है। और ये मिला था कहाँ? तो देखिएगा, ये हमारा इंडिया है, और ये आगरा में कौन मिला था? तो आगरा में मिला था कैप्टन हॉकिंस मिला था। और ये अजमेर की बात हम बता रहे हैं, तो अजमेर में कौन मिला था? तो ये अजमेर में मिला था, टॉमस रो मिला था, ठीक है। ये टॉमस रो जो मिला था, कहाँ मिला था? किससे मिला था? तो जहांगीर से मिलेगा। किस लिए आया था? तो यही अनुमति मांगने के लिए आया था, ताकि हम फैक्ट्री को क्या कर सके, बृहद मात्रा में बढ़ा सके, और क्या कर सके, अपना फैक्ट्री जो था उसे सुचारू रूप से क्या कर सके, चला सके, ठीक है। अब तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। अब एक बात और बताते चलते हैं कि जैसे में हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1600 ईस्वी में जब कंपनी का स्थापना हुआ था, तो उस समय वहां का रानी कौन थी? तो उस समय वहां का रानी थी एलिजाबेथ। कौन थी? एलिजाबेथ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कैप्टन हॉकिंस इंडिया में आया था, तो उस समय वहां का रानी एलिजाबेथ नहीं थी। उस समय रानी वो बदल चुकी थी, अब वहां का दूसरा बन चुका था, वहां का राजा बन चुका था। कौन? ये जेम्स प्रथम। तो ये कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में कि कैप्टन हॉकिंस जिस समय आया था, तो उस समय वहां का राजा कौन था? तो जेम्स प्रथम था। ध्यान दीजिएगा, प्रथम। जेम्स 1 2 अगर देगा ना तो कंफ्यूज कर जाइएगा। ध्यान रखिएगा कि जेम्स प्रथम, प्रथम जो था, कैप्टन हॉकिंस जब जहांगीर के दरबार में आया था, तो उस समय इंग्लैंड का कौन था? ये राजा था। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसे अनुमति मिल जाती है। टॉमस रो जब आता है तो फिर इसे क्या करता है? अनुमति, व्यापार करने की अनुमति, फैक्ट्री खोलने की अनुमति क्या हो जाती है? मिल जाती है कुछ क्षेत्रों में, ठीक है। अब इसकी मंसूबा देखिएगा। इसे तो व्यापार करने की अनुमति तो मिल जाती है, और व्यापार करने की जब अनुमति मिल जाती है, तो 1625 ईस्वी में क्या करता है कि ये सूरत की किलेबंदी कर लेता है। किलेबंदी करने का मतलब क्या था? जहां पे अपना फैक्ट्री खोला था, उसके चारों तरफ ये घेरे डाल लेते हैं, यानी अपना क्षेत्र बना लेते हैं, ठीक है। अपना क्षेत्र बना लिया, यानी कि किलेबंदी कर लिया। इस क्षेत्र में अब कोई हमारे परमिशन के बिना नहीं आ सकता है। ये 1625 ईस्वी में क्या कर लेता है? कर लेता है। अब आती है 1639 ईस्वी की बात करते हैं। तो 1639 ईस्वी से पहले एक और है, 1632 ईस्वी में क्या करता है? ये 1632 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में कहाँ पड़ता है? तो ये 1632 ईस्वी में गोलकुंडा में, ये गोलकुंडा, ठीक है। ये गोलकुंडा में क्या करता है कि इसे व्यापार का एकाधिकार मिल जाता है। व्यापार का एकाधिकार, एकाधिकार का मतलब समझते हैं? ये गोलकुंडा में व्यापार का एकाधिकार का मतलब समझ में आ रहा है? मतलब कि हम वहां पे सिर्फ हम ही व्यापार करेंगे, बाकी और कोई व्यापार नहीं करेगा। तो आप समझ रहे हैं कि जब किसी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति का एकाधिकार हो जाता है, तो उसे तो मनमानी ढंग से वो काम करेगा। जैसे में अगर आप मान के चलिए अभी कि अगर अभी जियो और एयरटेल कंपनी है, अगर सिर्फ और सिर्फ जियो ही क्या करे कि उसे पूरे इंडिया भर में छा जाए, तो वो अपने मनमानी ढंग से काम करने लगेगा, रेट ज्यादा बढ़ा के रखेगा। और अगर एक और कंपनी रहेगी, तो वो कंपनी क्या करेगा? जब ये महंगा किए हुए है तो वो सस्ता कर लेगा, तो जो कस्टमर होंगे जो सस्ते वाले ही देखेंगे। तो इसीलिए एकाधिकार जो होती है मार्केट के हिसाब से वो खराब होता है, ठीक है। यानी मार्केट को वो क्या कर देता है? खराब कर देता है, और कस्टमर इससे क्या होती है? परेशानियां उठानी पड़ती है, और कस्टमर को काफी कष्ट झेलने पड़ जाते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि वहां गोलकुंडा का शासक कौन था? तो ये गोलकुंडा का शासक था अब्दुल्ला कुतुब शाह। ये गोलकुंडा का शासक कौन था? तो ये गोलकुंडा का शासक था अब्दुल्ला कुतुब शाह। ये अब्दुल्ला कुतुब शाह से व्यापार का एक अधिकार के लिए 500 पैगोड़ा उसे क्या कर देता है? पैगोड़ा एक तरह से मुद्रा था, ठीक है। उस समय मुद्रा चलता था, पैगोड़ा नाम था उसका वहां पे क्षेत्र में।
तो 500 पैगोडा के बदले अंग्रेज को क्या कर देता है, व्यापार में गोलकुंडा में क्या कर देता है, इसे एक अधिकार दे देता है कि आप मेरे क्षेत्र में ही व्यापार कीजिएगा और बाकी कोई कंपनी इस क्षेत्र में व्यापार नहीं करेगी। यहां तक तो कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है 1639 ईस्वी की बात देखते हैं। ठीक है, ये 1639 ईस्वी में क्या होता है कि ये मद्रास का स्थापना करता है ये अंग्रेज। तो ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं ना कि मद्रास का स्थापना किसने किया था, और वहां एक किला बनाया था। ठीक है, वहां एक किला बनाया था, तो उस किला का नाम क्या था। तो मद्रास का स्थापना जो किया था इसका नाम क्या था, फ्रांसिस डे। इसका नाम क्या था, फ्रांसिस डे, यानी फ्रांसिस डे नाम का एक व्यक्ति था जिसने क्या किया था, मद्रास शहर को स्थापना किया था। यहां तक तो कोई दिक्कत, तो बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब जो किला बनाया था ना मद्रास में, जो किला बनाया था उस किला का नाम क्या था, द सेंट फोर्ट जॉर्ज। ठीक है, सेंट फोर्ट जॉर्ज या सेंट जॉर्ज फोर्ट, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, सेंट फोर्ट जॉर्ज। यहां तक तो कोई दिक्कत, तो बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है 1661 ईस्वी में। ठीक है, 1661 ईस्वी में क्या होता है कि वहां का, कहां का राजा, पुर्तगाल का राजा था चार्ल्स द्वितीय। पुर्तगाल का राजा कौन है, चार्ल्स द्वितीय। ये चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है किसके, पुर्तगाल की रानी थी। पुर्तगाल की रानी का नाम क्या है, तो पुर्तगाल की रानी का नाम था कैथरीन मायो। कैथरीन मायो, ये कैथरीन मायो का विवाह ठीक होता है किससे, तो यही इंग्लैंड का जो राजा है चार्ल्स द्वितीय के साथ में विवाह ठीक होता है। ये चार्ल्स द्वितीय कहाँ का राजा है, ये चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड का राजा है। ठीक है, और पुर्तगाल की रानी कौन है, तो पुर्तगाल की रानी है कैथरीन मायो। 1661 ईस्वी में दोनों का क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है, यानी दोनों एक दूसरे के बंधन में क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं। और आप सभी को पता है कि जो रिवाज है दहेज लेने का, तो दहेज के रूप में क्या करता है ये पुर्तगाल बंबई, जो दहेज के रूप में बंबई को क्या कर देता है, ये इंग्लैंड को क्या कर देता है, दे देता है। यानी अंग्रेज को बंबई क्या कर देता है, दहेज स्वरूप उसे दे देता है। ठीक है, अब 1668 ईस्वी में क्या होता है, देखिएगा ये सब डेट को नहीं याद रखना है। ठीक है, 1668 ईस्वी में ये चार्ल्स द्वितीय जो था, ये 10 पाउंड के वार्षिक पर, इंग्लैंड में पाउंड एक मुद्रा है। ठीक है, जो अभी भी चलता है। ठीक है, 10 पाउंड के वार्षिक पर क्या कर देता है, इसे कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर देता है, दे देता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर देता है, ये दे देता है। कौन दे देता है, चार्ल्स द्वितीय इसको दे देता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन ये बन जाते ना है कि बंबई का स्थापना किसने किया था, पूछेगा ना। तो बंबई का स्थापना जो किया था, तो ये बंबई का स्थापना जो किया था जेराल्ड अंगियार। ठीक है, एक बार फिर से हम बता देते हैं, मद्रास का स्थापना किसने किया था, देखिएगा मद्रास का स्थापना किसने किया था, तो मद्रास का स्थापना किया था फ्रांसिस डे। कोई दिक्कत, तो बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो बंबई के बारे में बात कर रहे हैं। तो बंबई का स्थापना किसने किया था, तो जेराल्ड अंगियार ने किया था। ठीक है, तो बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आ जाती है कोलकाता के बारे में, देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी कोलकाता के बारे में भी पूछ लिया जाता है। देखिएगा कोलकाता को देख लेते हैं, कोलकाता की स्थापना किसने किया था, तो कोलकाता की स्थापना किया था जॉब चारनॉक ने। किसने किया था, जॉब चारनॉक ने किया था। और यहाँ एक किला था, एक किला बनाया गया था, उस किला का नाम क्या था, विलियम फोर्ट। इस किला का नाम क्या था, विलियम फोर्ट। वो सब याद है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो है ना, आप इसे याद करके रखिएगा कि कोलकाता में विलियम फोर्ट का क्या किया था, किला का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि विलियम फोर्ट जो किला है वो कहाँ है, तो कहाँ है, ये कोलकाता में पड़ता है। तो कोलकाता शहर का स्थापना किसने किया था, तो जॉब चारनॉक ने किया था। ये वीडियो यहीं तक है। ठीक है, और बाकी जो इसके पार्ट अगले पार्ट में आएंगे, जो बाकी जो बच्चे हुए अगले पार्ट में आएंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।